सम्राट चौधरी की सरकार का विस्तार कब होगा? मंत्रिमंडल कब बनेगा? कब इनके सिपह सलार सामने आएंगे? ये वो चर्चाएं हैं जो अक्सर अब पटना की गलियों में हो रही है। लेकिन इतना लंबा इंतजार क्यों? पहले तो यह बताया गया कि ठीक है, 4 मई तक सभी लोग जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें बिजी होंगे, इसलिए इस पर जो भी सुझाव है, जो भी विचार विमर्श है, वो बाद में कर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से सम्राट चौधरी पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली में जाकर के तमाम एनडीए के नेताओं में, जो कि ललन सिंह हैं, जो अमित शाह हैं, अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं, नित्यानंद राय हैं, यानी कि बिहार से जुड़े जो भी तमाम है, बिहार के जो प्रदेश प्रभारी है विनय तावड़े, उनसे मिलते हैं, निर्मला सीतारमण से मिलते हैं, तमाम जो बड़े नेता है उनसे मुलाकात होती है इनकी, यहाँ तक कि जाके लालकृष्ण आडवाणी से भी मिलते हैं। तो ये जब तमाम मुलाकातें हो रही थी तो पटना में कई चर्चाएं हो रही थी कि क्या ये वाकई केवल मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है या फिर पूरे 5 साल की रणनीति तैयार की जा रही है। सम्राट चौधरी से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं निर्मला सीतारमण जी से मिला क्योंकि उनसे मैं बिहार के विकास की बात करने जा रहा था। लेकिन इस बीच में जो समीकरण बनता हुआ दिख रहा है मंत्रिमंडल के लिए, उसमें इस बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उसका भी हाथ होगा, उसकी भी झलक दिखेगी, निशांत कुमार की भी झलक दिखेगी, साथ ही झलक दिखेगी नीतीश कुमार के अनुभवी नेताओं की। तो तमाम ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है, शायद इस पे सहमति लेने के लिए दिल्ली गए थे क्योंकि उससे पहले नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके थे। तो इनके सिपह सालार कौन लोग होंगे, मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, कितने लोग किस दल से होंगे, कौन सा वर्ग होगा जिसको ज्यादा तरजीह दिया जाएगा, ये तमाम चर्चाएं आज की इस खास पेशकश में होने वाली है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड, और हमारे साथ जुड़ गए हैं वाईबीएन न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर, मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर साहब जी। तो आपका स्वागत है दीपक जी। नमस्कार। ये जो चर्चा चल रही थी कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें खास तौर से युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें जहां युवा जोश दिखेगा वहां अनुभव भी दिखेगा। यानी कि नीतीश कुमार के जो बहुत खास लोग हैं, जिस तरीके से डिप्टी सीएम 2 बहुत ही खास लोगों को बनाया गया, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को, तो उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ठीक है, नीतीश कुमार के तमाम अनुभवी लोग जो हैं वो तो होंगे ही, चाहे वो अशोक चौधरी की बात कर ले, चाहे और भी जो दूसरे लोग हैं। साथ ही निशांत कुमार के करीबियों को भी इस बार मौका दिया जाएगा, और करीबियों का मतलब ये है कि उनके जो युवा दोस्त हैं, जो उनकी मंडली में शामिल लोग हैं, जो नए नए चुन करके आए हुए विधायक हैं, वो भी दिखेंगे, महिलाएं भी दिखेंगी, युवतियां दिखेंगी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा उसमें किस तरीके का स्वरूप दिखेगा इस बार बिहार में? देखिए सुरजीत जी, इस बार जो बिहार का जो अब नया कैबिनेट का स्वरूप नजर आएगा वो उसमें बहुत ज्यादा समावेश नजर आएगा। ना केवल ये चुनाव, ये जो आगे का कैबिनेट विस्तार होगा या जो नई कैबिनेट अभी बनेगी, उसमें आप युवा चेहरों को देखेंगे, आप उसमें अनुभव को भी देखेंगे, और उसमें आप नारी शक्ति को भी देखेंगे। नारी शक्ति को जैसा भी महिला आरक्षण बिल सदन में गिरा है, लेकिन भाजपा ये जरूर चाहेगी कि वो बिहार में उसकी प्रतिछाया, भले वो 33% ना रखे, पर अच्छी खासी संख्या में महिलाओं का भी कैडर रखेगी। अभी मंत्रिपरिषद में 33 सीटें खाली हैं, और फिलहाल 24 से 25 सीटें जो मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं। अब इसका समावेश बहुत सारी बातों पर निर्धारित करता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो ये विस्तार होगा, ये जो नए मंत्री चुने जाएंगे, ये जो नया कैबिनेट बनेगा, ये ना केवल बिहार की दूरगामी सोच के लिए होगा, बल्कि ये 2029 के चुनावों के मद्देनजर भी, अभी लोकसभा चुनाव भी उसके मद्देनजर भी होगा। ये पार्टी में अंदर, एनडीए के अंदर संतुलन बनाने के लिए भी होगा। तो अकेला कुछ पैरामीटर ही नहीं होंगे। हालांकि लगातार पिछली बार भी जब सरकार बनी थी तब भी हम बैठे थे, तब भी हमने अपनी रिपोर्टों में ये बात कही थी कि अब बिहार के लिए समय वो आ गया है जब जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और दूसरे जो सारे समीकरण हैं, उन सब से ऊपर बिहार में ऐसा मंत्रिमंडल बने, ऐसा कैबिनेट बने
कि जो बिहार को आगे ले जाने वाले लोग, जिससे मतलब वो कैरी करें और उन लोगों को चुना जाए और वो लोग बिहार को आगे ले जाने में अपनी सहभागिता नजर आए। अभी जैसे आपने पीछे एक बात कही कि सम्राट चौधरी जो आज एक लिस्ट लेके दिल्ली से पटना की ओर चल रहे हैं, इससे पहले वो बहुत सारे लोगों से मिले, वो नीतीश कुमार के आवास पे भी गए और उन्होंने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की, ऐसा खबर है। अब नीतीश कुमार से जो खबर की बातें हैं वो वही बातें हैं कि एनडीए के भीतर संतुलन की बातें, एनडीए के भीतर कैबिनेट को लेकर एक संतुलन बनाया जाएगा। उस संतुलन बनाने में इस बार भाजपा किस तरह से प्रो नजर आती है, या कहीं ना कहीं अभी भी जो केंद्र में जदयू की दखल है, या अभी जो क्या कहते हैं बिहार में जिस तरह से अभी जदयू जरूरी है, उन सब को एक माला में कैसे पिरो पाएगी, ये बहुत अभी कठिन होगा। और जिनका भी चयन होगा, उनका भी चयन होगा, वो अभी बहुत देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे बिहार को किस तरह से देख रही है और बिहार के विकास के लिए। आपने बोला निर्मला सीतारमण जी से भी बात हुई, ऐसे समय में बात हो रही है जब बिहार का राजस्व पूरी तरह से खाली है, खजाना पूरी तरह से खाली है, विकास की हजारों करोड़ की योजनाएं जो हैं वो जमीन पे अभी रूखी पड़ी हैं क्योंकि बिहार के पास फंड नहीं है। तो इस फंड का आएगा कैसे? ये फंड कुछ नीतियों से आएगा, कुछ स्मार्ट नीतियों से आएगा, उसके लिए कुछ स्मार्ट नेता भी चाहिए होंगे। अब बिहार वो पुरानी राजनीति, वो जातिगत राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, उससे उपट कर मुझे ऐसा लगता है कि चुना जाना चाहिए। और सम्राट चौधरी और इस बार की जो प्रो कैबिनेट होगी, जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होगी, वो कुछ ऐसी नजर भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे कि इस बार ये कहा भी जा रहा है कि इस बार जो सरकार है वो नई पीढ़ी की सरकार है, पीढ़ी परिवर्तन इस बार देखा जा रहा है। नीतीश युग के बाद अगर सम्राट युग आ रहा है तो साथ में निशांत युग भी आएगा। साथ ही जो तमाम निशांत युग कहने का मतलब ये है कि भाई निशांत कुमार भी अब नीतीश कुमार की जगह लेते हुए नजर आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन निशांत युग कहने का मतलब है कि जेडीयू का जो युवा पीढ़ी है उसकी युवा पीढ़ी अब आगे आएगी, क्योंकि जो तमाम बड़े नेता हैं, यहां तक कि विजेंद्र यादव जी, उन्होंने भी कहा हुआ था, विजय चौधरी जी ने भी कहा हुआ था कि भाई अब हम लोगों का वक्त पूरा हो चुका है, अब नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। और नीतीश कुमार चूंकि केंद्र में चले गए हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है, जिस तरीके से वो नई पीढ़ी को सौंप करके जा रहे हैं तो हम लोग भी नई पीढ़ी को आगे लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठा कि भाई नई पीढ़ी में कौन लोग होंगे। तो जो तमाम जेडीयू के नेता हैं, चाहे वो हम आनंद मोहन की बात कर ले, वो अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, चाहे हम अनंत सिंह की बात कर ले, वो अपने बेटे को आगे कर रहे हैं। इसी तरीके से बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं जो कि अब 70-75 की उनकी दहलीज तक पहुंचते जा रहे हैं, वो अपने बेटों को या बेटियों को आगे कर रहे हैं। उसी में जैसे श्रेयसी सिंह की बात होती है, ऋषि सिंह की बात होती है, तो तमाम अब नई पीढ़ी को सौंपने की तैयारी है। अब आनंद मोहन अगर चेतन आनंद को आगे बढ़ाते हैं तो उसके पीछे भी यही सोच है कि ठीक है, अब हम लोग साइड हो जा रहे हैं, हम सक्रिय राजनीति से अलग हो जा रहे हैं। जैसा कि अनंत सिंह ने भी कहा कि भाई मैं अभिषेक सिंह को आगे करूंगा, अपने बेटे को आगे करूंगा, यानी कि नई राजनीति, यानी कि एक झलक दिखाई दे रही है। और इसके साथ में जैसा कि आपने भी बताया कि क्षेत्रीय संतुलन को भी साधना ही पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले मंत्रिमंडल में मिथिलांचल की जो भागीदारी थी, सहभागिता थी, वो कम थी, तो इस बार ये माना जा रहा है कि मिथिलांचल से सहभागिता बढ़ाई जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि वहां से किसी महिला विधायक को जगह दिया जाएगा। और इसमें नाम मैथिली ठाकुर का भी चल रहा है। बड़ी अभी जिस तरीके से उन्होंने पिछले 4 महीने में दिखाया कि वो किस तरीके से अपने क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ी हुई है, किस तरीके से वो विधानसभा में भी सवाल उठाती है, जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही है और युवा चेहरा है। और साथ ही दूसरा, एक तो पीढ़ी परिवर्तन की बात है, वो उस पर फिट बैठ रहा है, और दूसरा महिला है, वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के हिसाब से फिट बैठ रही है। क्योंकि लगातार अब विपक्ष इस बात को लेकर के हमलावर है कि ठीक है, आप नारी आरक्षण, महिला आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी में ही, अपनी सरकार में ही उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे। तो ये चुनौती भी है सरकार के सामने। शायद यही वजह है कि इस बार महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जो ये क्षेत्रीय जो मिथिलांचल से लोग आ रहे हैं, उनको जो क्षेत्रीय समीकरण को साधने की बात है, जातीय समीकरण की बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी ने विजय सिन्हा को, अब कह लें कि उनका डिमोशन हो गया, वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ भी होंगे तो वो मंत्री ही होंगे, डिप्टी सीएम तो हो नहीं सकते। तो ये भी माना जा रहा है कि उनके डिमोशन को लेकर के, और खास तौर से जिस तरीके से उनके फैसलों को पलटा गया, जिस तरीके से उनके तमाम नियमों की अनदेखी की गई, तो एक नाराजगी भूमिहार
गुट में देखा जा रहा है, उस समुदाय में देखा जा रहा है कि अनदेखी की जा रही है बीजेपी की तरफ से लगातार। तो हो सकता है कि इस बार विजय सिन्हा को या तो बेहतर कुछ जिम्मेदारी दी जाए, बड़ा मंत्रालय दिया जाए, 2-3 मंत्रालय दिया जाए। खासतौर से ये भी माना जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय के साथ साथ उनको एक और बड़ा कद्दावर कोई बड़ा भारी भरकम मंत्रालय दिया जाएगा, तब शायद भूमिहार वर्ग संतुष्ट हो जाए। हालांकि अगर हम एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं तो वहां पर विजय चौधरी को रखा गया, भूमिहार समुदाय से आते हैं। और कुल मिलाकर के अब सवर्ण वर्सेस जो पिछड़ा तबका है उसमें अब एक प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही। घटक दलों की तरफ से भी ऐसा ही आ रहा है कि हो सकता है कि संतोष सुमन को जो मौका देना है वो तो तय है लगभग कि जितन राम मांझी अपने बेटे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी धर्म संकट में दिख रहे हैं क्योंकि उनके बेटे दीपक प्रकाश को जगह मिले या ना मिले। क्योंकि हो सकता है कि जो विलय की बात की जा रही थी कि ये मंत्रिमंडल गठन से पहले हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय हो जाए बीजेपी में, और उसके बाद तय बीजेपी को करना हुआ कि किसको उनके कोटे की तरफ से बनाया जाए मंत्री। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से पिछली बार असंतोष देखने को मिला था तो उससे उस पर भी संशय लग रहा है। तो दीपक जी, मैं समझना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें तो जो क्षेत्रीय समीकरण की बात है, जातीय समीकरण की बात है, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सम्राट चौधरी का जिस तरीके से दिल्ली जाना होता है, सभी नेताओं से मिलना होता है, क्योंकि वो किसी नेता को नाराज नहीं करना चाहते। जीतन राम मांझी से भी वो मिलते हैं, नितिन नवीन से भी मिलते हैं, जेपी नड्डा से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। तो क्या संदेश देने की कोशिश सम्राट चौधरी की तरफ से? देखिए, सम्राट चौधरी के ऊपर अभी दबाव है। सम्राट चौधरी के ऊपर दबाव इस तरह से है कि उनको जैसे पूरा बीजेपी का और संघ का एक नैरेटिव था कि उनके काडर का कोई आदमी हो जो बने, ये उससे बाहर से आते हैं। अब ये ऊपर से फैसला लिया गया था, ये अपने लिए कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते। साथ में बड़ी बात ये थी कि इनके पद पर आने पर इनके ऊपर कई सारे एलिगेशन लगे थे, उन एलिगेशनों को दरकिनार कर दिया गया और जीत के बाद सारी की सारी वो चीजें गौण हो साबित हुई। इनका सब नेताओं से मिलना अभी प्रारंभिक तौर पे यही दर्शाता है कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन मैं इससे एक बड़ी बात पर आपका ध्यान डालना चाहूंगा। मैनेजमेंट की एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा और उससे फिर कैसे बिहार की राजनीति से उसे जोड़ता हूं, बताता हूं। एक बार सुनने वाला सा इंटरेस्टिंग भी आएगा, बहुत छोटे में बताता हूं। एक बार एक मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी कंपनी के विकास के लिए एक विज्ञापन डाला और विज्ञापन डाला कि भाई हमें एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी चाहिए। मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और तय हुआ कि एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को जो 50-55 साल का हो उसको लिया जाए ताकि वो प्रोजेक्ट को तेजी से निकाला जाए। और हायर किया गया, अच्छी सैलरी दी गई, सब चीज व्यवस्था दी गई। अब उन्हें रख तो लिया गया, उन्होंने डीपीआर बनाना शुरू करा, काम की बड़ी तारीफ हुई कि इनका डीपीआर देखिए क्या क्वालिटी का है क्या है। पर जो निर्धारित समय सीमा थी वो उससे बहुत स्लो चल रहे थे क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत अच्छा था और ऊर्जा की कमी थी। डीपीआर बहुत अच्छी बनी, समय निकली, पर वो समय निकल गया जितने में उनको वो पूरा प्रोजेक्ट देना था। कंपनी ने उनको फायर कर दिया, निकाल दिया और एक ऊर्जावान लड़के को उनकी जगह रख लिया कि जो ऊर्जा के साथ काम करे, ये करे। अब ऊर्जावान लड़के ने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया और जो चीज 30 दिन में होनी थी 15 दिन में करके वो कर दी। पर जाना उत्तर पूरब की तरह था और वो अपनी ऊर्जा में यही नहीं समझा या अपने उसके पास अनुभव नहीं था कि उत्तर पूरब जाना था, वो दक्षिण पूरब की तरफ चला। बाद में एक समझदार आदमी ने कहा कि जो आप सैलरी दे रहे हो उसमें इस तरह से उसे बांटो कि एक अनुभव आदमी भी उसमें आ जाए और एक युवा ऊर्जा भी उसमें आ जाए। सेम आज की स्थिति बिहार में भी कुछ ऐसी ही है। अभी पिछले दिनों की आपको किस्सा बता दें कि श्रेयसी सिंह खेल मंत्री बनाई गई और खेल मंत्री के तौर पे उन्होंने जो सदन में जब उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने सवालों के जवाब दिए तो उन पर उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने आरोप लगाए कि ये जो तथ्य पेश कर रही है ये सारे सरासर गलत है। जिस विकास की बात ये कह रही है ये तो फैक्ट ही सारे गलत हैं। बाउंड्री वॉल बना के किसी को खेल स्टेडियम कह देना, ये सारा क्या है कि राजनीति उम्र के साथ भी आती है और अनुभव से भी आती है। लेकिन जो ये नई ऊर्जा जो आ रही है, इनको संभालेगा कौन, इनको बताएगा कौन? अभी जैसे आपने मैथिली ठाकुर का नाम दिया, तो मैथिली ठाकुर गायन की एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं प्रतिभा है, लेकिन उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या अनुभव है? नहीं है। सेम श्रेयसी सिंह पहले भी रह चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से उन पे आरोप लगे कि एडमिन ब्लॉक ने उन्हें गलत स्टैटिक्स दे दिए और उन स्टैटिक्स के बिहाफ पे ही उन्होंने सदन में बयान भी दे दिया। सरकार घिरी, वो खुद घिरी और उनकी कहीं ना कहीं जो प्रतिभा उनके अंदर रही होगी उसमें एक डेंट लगा कि ये केवल कॉपी पेस्ट वाला पड़ गई, इनकी अपनी समझ नहीं है।
बिहार में आज जरूरत ऐसे नेताओं की बिल्कुल नहीं। बिहार को जरूरत ऐसे टेक्नोक्रेट लोगों की है जो मुद्दों को अच्छे से समझें, जो बिहार को अच्छे तरीके से समझें, जो बिहार की समस्याओं को समझें, जो बिहार में काम के आड़े आने वाले बॉटलनेक्स को अच्छे समझें और उनको हटाने का तरीका भी उनके पास हो। ब्यूरोक्रेसी उनकी उन नीतियों पर, उनके दूरदृष्टिता पर, उस पर उनको फॉलो करते हुए उन कामों का एग्जीक्यूशन कराए। कई बार होता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी एक प्लान बनाकर देती है, नेताजी उसे आके पढ़ देते हैं और नेताजी को पूरे उसका संज्ञान नहीं होता है। तो लंबे समय से हमारे देश की सियासत में और स्पेशली बिहार की सियासत में भी ये चीज बड़ी फेमस है कि यहाँ योजनाएं बनती हैं पर उन पे अमल नहीं होता है। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो पूर्व में लालू की सरकार में, पिछले इतने साल में नीतीश की सरकार में बनी, पर वो जमीन पे कभी नजर ही नहीं आती। उसका कारण सबसे बड़ा यह है, भाई एक नेताजी जिन्हें पता नहीं है उनके डिपार्टमेंट के बारे में, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, उनको जो बता दिया जाता है वो बोल दिया जाता है। वो अपने क्षेत्र की राजनीति करते हैं, वो जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन वो मुद्दों की राजनीति नहीं करते, क्योंकि मुद्दों पर उनकी पकड़ उतनी गंभीर, उतनी गहन नहीं है जितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारा का सारा क्या है कि अब बिहार को, अगर सही में बिहार के नीति निर्धारक, बिहार के मुख्यमंत्री या भाजपा के या एनडीए के जो भी सर्वे सर्वा है, उन्हें यह सोचना होगा, उन्हें अपने कैबिनेट में एक बार फिर केवल क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करने के लिए उनकी जाति के, उनके क्षेत्र के नेता चाहिए, या उन्हें सही में बिहार को उस बीमारू राज्य से बाहर निकालने वाला नेता चाहिए, या उन्हें उनके खाली राजस्व को भरने वाला एक ऐसी आइडियोलॉजी वाला नेता जिसके पास लॉन्ग टर्म विजन हो, जो बिहार के विकास के बारे में सोच सकता हो, जिसके पास ऐसी योजनाएं हो, जिसका दिमाग इस तरह से चलता हो ऐसे। और इस बार चुन के आए हैं। अगर आप इस बार एनडीए के पूरे विधायकों को देखेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूर्व अधिकारी हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। हम आशा ऐसी करते हैं कि इस बार कुछ ऐसे लोगों को चुना जाए जो बिहार में बाहर के लिए बहुत तटस्थ तरीके से आगे आए, उनको लाया जाए और उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए। ऐसे लोग ज्यादा प्रबल तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट दे पाएंगे, बनस्पत वो जो केवल क्षेत्र और जाति की राजनीति आधारित पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना तो, हाँ बिल्कुल, आपका तो यही कहना है कि भाई जोश के साथ होश भी होना जरूरी है, यानी कि युवा वर्ग आगे आए, युवा वर्ग आगे आए, साथ में अनुभवी लोग भी हों जो जिन्होंने अपनी 10 साल 20 साल दशकों से जो राजनीति में है, मुद्दों की समझ है जिन्हें, और जमीनी स्तर पे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी तरजीह दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि बिहार का विकास करने की प्रतिबद्धता तो सब जता ही रहे, तमाम नेता जता रहे, जो विधायक चुनकर के आए सभी लोग यही कह रहे हैं कि बिहार का विकास होना चाहिए, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी पर, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि भाई सवाल उठता है कि भाई आप ठीक है, आप मशहूर होंगे, आप गायिका होंगी, सेलिब्रिटी होंगी, आप अच्छी निशानेबाज होंगी, अच्छी खिलाड़ी होंगी, लेकिन क्या आप राजनीति का खेल समझ पाएंगे? क्या आप विकास के सुर लय ताल को समझ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर सवाल एक ये भी उठता है कि क्या केवल उम्र ही विकास का तकाजा हो सकता है? क्योंकि अगर हम विजय सिन्हा की बात करें तो विजय सिन्हा बड़े अनुभवी नेता, 4 दशक से करीब वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार 2 बार डिप्टी सीएम रहे, कई बार मंत्री रहे, कई संगठन के बहुत ही बड़े पद तक पहुंचे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, सब कुछ हुआ। लेकिन जब उन्हें अपना विभाग संभालना था, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय संभालना था, तो जूझते नजर आए। कदम बड़े अच्छे उठाए उन्होंने, तमाम भ्रष्टाचार को दूर करने की तमाम कोशिशें, क्योंकि सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक माना जाता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, लेकिन संभाल नहीं पाए वो। आखिर तक वो हड़ताली कर्मचारी अधिकारी से जूझते रहे। हालात ऐसे हो गए कि जो राष्ट्रीय जनगणना के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई थी इनके विभाग को, उस काम पर असर आने लगा। और जब नई सरकार आती है, नई सरकार कहें या फिर सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बन करके आते हैं, तो तमाम बातें होती है और वो सारे हड़ताली कर्मचारी अधिकारी जो वो मान जाते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या केवल अनुभव ही विकास के लिए जरूरत है, या फिर अनुभव के साथ साथ जो एक हथकंडा अपनाने की बात होती है। अब जैसे कि आपने भी कहा कि भाई जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण से ऊपर उठ करके विकास की सोच के साथ काम करना चाहिए, आदर्श स्थिति यही होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन पाती है? क्योंकि इन्हें सरकार भी चलानी है, विकास भी करना है और सरकार बनानी भी है। सरकार बनाने से मतलब चुनावी राजनीति भी करनी है इनको। अगर आज की तारीख में इनके पास ऐसे लोग होते हैं
कि जो किसी खास समुदाय से आते हैं और वो बड़े काबिल लोग हैं, तो क्या केवल किसी एक समुदाय या किसी एक क्षेत्र के लोगों को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे? शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको सबको संतुष्ट करके चलना है। हाँ, ये अलग बात है कि ये सब कुछ नेतृत्व पर डिपेंड करता है और साथ ही नेतृत्व को ये पता होता है कि किसको क्या मंत्रालय दिया जाए, कहाँ से कैसे काम निकाला जाए, क्योंकि नीचे में ब्यूरोक्रेट्स की फौज पड़ी हुई है, लेकिन उस ब्यूरोक्रेट्स की फौज को काबू में कैसे किया जाए, ये बड़ी बात होती है। तो उस तरह के लोगों को आना चाहिए आगे, लेकिन साथ ही साथ इनकी मजबूरी भी है क्षेत्रीय संतुलन को संभालना, जातीय समीकरण को संभालना। हाँ, ये जरूर है कि उसमें कई इनके पास रास्ते भी होते हैं कि कोई कमेटी उसका अध्यक्ष बना दिया, किसी संसदीय ये जो विधानसभा की कमेटी जो होती है वहां पे सदस्य बना दिया, किसी मंडी का पता चला अध्यक्ष बना दिया, चेयरमैन बना दिया, कुछ मतलब हर तरीके से उन्हें लाभान्वित किया गया कि ठीक है आपके सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हमें मंत्रालय चलाना है, हमें सरकार चलानी है, तो हम इसमें समझौता नहीं कर पाएंगे। तो ये बीच का रास्ता बन सकता है। लेकिन इस बार जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जातिवाद तो हमेशा से हावी रहा है। यहाँ पर जरूर योग्यता की जगह पर जातिवाद को तो जरूर देखा जाता है कि भाई फला जाति के इतने लोग होंगे, इतनी जाति के ये तमाम लोग होंगे। तो इस बीच से क्या मतलब क्या सम्राट चौधरी बीच से रास्ता निकाल पाएंगे? शायद यही वजह है कि इतने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीच का रास्ता निकल आए। जहां विकास को तरजीह देंगे वहां पे जातीय समीकरण छूटेगा, जहां पे जातीय समीकरण को देखेंगे वहां पे क्षेत्रीय समीकरण छूटेगा। तो शायद यही वजह है कि तमाम जो अनुभवी नेता हैं, जो तमाम लोग हैं जिनकी बात सभी लोग यहाँ पर बीजेपी के, चाहे वो विधायक हो, चाहे जेडीयू के विधायक हो या दूसरे दल के विधायक हो, वो विधायक मानते हुए नजर आए। तो शायद यही वजह है कि उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि शायद बीच का कोई रास्ता निकल जाए जिससे कोई कंफ्लिक्ट ना हो आने वाले दिनों में और सरकार बहुत स्मूथली चल पाए। ऐसा मुझे लग रहा है दीपक जी। जी बिल्कुल। देखिए अगर इसमें एनडीए में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत संगठित तरीके से काम करती है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है, और एक जैसे जैसे सियासी गलियारों में ये भी बोला जाता है कि ये प्रॉपर एक कॉर्पोरेट हाउस जैसे काम करती है। बीजेपी में सम्राट चौधरी इस समय चेहरा है और जो सारे फैसले लिए जा रहे हैं वो सेंटर में बैठी जो इनकी रणनीति की पूरी जो टीम है जो स्ट्रेटजीज बनाती है, वो पूरा एक मार्गदर्शन मंडल है, बहुत सारे पैरामीटर हैं, वो तय करते हैं। अकेले सम्राट चौधरी ये तय कर देंगे कि मेरी कैबिनेट ये होगी, ऐसा नहीं होगा। तो जो हम ऐसे कयास लगा रहे हैं, हम ऐसी संभावना जता रहे हैं कि उन नीति निर्धारकों ने बिहार के बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और बीजेपी के लोग रणनीति बनाने में बड़े माहिर हैं। उनकी रणनीति में सफल कैसे होते हैं, ये आप अभी जो बंगाल में जो प्रचंड जीत आप एक बार देख रहे हैं, आसाम में जिस तरह से अपनी जीत दिख रहे हैं, तो उसमें नजर आ रहा है कि ये रणनीति अच्छी बनाते हैं, उन्हें जमीनी स्तर पे एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे से करते हैं। अगर बीजेपी ने इस बार ठान लिया कि अब बिहार में बाहर लानी है और बीमारू राज्य से इसे बाहर करना है, तो देखिए डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यहां भी भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में ऐसे बहुत सारे तंत्र लगा के काम किए जा सकते हैं कि जिससे बिहार में जो अभी राजस्व का रेशियो है कि जो 23% शायद अपने बूते कमा पाता है और बाकी का जो 64%, 65% है, 66% है, वो केंद्र से ही मिलता है। तो उस समय सामंजस्य बनाएगा। अब बिहार का विकास इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है और बिहार का विकास को लेकर अगर बिहार की कैबिनेट बनती है तो बिहार में विकास नजर आएगा। नहीं तो ये बहुत लंबे समय से चुनाव जीतने हारने का तंत्र चलता आ रहा है, लेकिन इसको अब ब्रेक करना पड़ेगा। और मुझे लगता है अब जिस तरह से एनडीए नीतीश कुमार ने इस बार खुद बोला कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में भाजपा रहेगी, इस बार उन्हें सौंपा जाता है। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि इस बार का जो कैबिनेट होगा वो बहुत अच्छा समावेशी होगा। जैसे मैंने बात पहले कही कि उसमें ऊर्जा प्लस अनुभव दोनों का समावेश होगा, प्लस इस बार टारगेट ओरिएंटेड विजन्स के साथ मंत्री फ्लोर पे आएंगे। केवल नाम दिखाने के लिए, जाति दिखाने के लिए नहीं होगा, वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो आउटपुट भी देंगे। और देखिए फिर दोबारा से बोलते हैं, कई बार एक अच्छे ब्रेनी आदमी से आप काम मत लीजिए, उसे बैठाए रखिए, तो वो भी धीरे धीरे कुंद होता चला जाता है। पर कई बार किसी एक पत्थर को भी अगर आप बहुत अच्छे से रगड़ दें या उसकी बहुत अच्छे तरीके से मंझाई कर दें, तो वो भी एक बहुत अच्छी शिल्प कृति के रूप में उभर के सामने आता है। तो टॉप मैनेजमेंट क्या चाहता है, टॉप मैनेजमेंट किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाना चाहता है? क्या वो उसी जातिगत समीकरण, उसी क्षेत्रीय समीकरणों में लगा के केवल राजनीति चमकाना चाहता है, या इस बार सही में वो मौका आ गया है कि बिहार अब
बहार के लिए आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले भी रणनीति कई बार तैयार की बीजेपी ने कि शुरू के जो भी 3 साल, साढ़े 3 साल, 4 साल जो है वो विकास पर नजर रखते हैं, राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कई राज्यों में देखने को मिला है कि इस तरीके से रणनीति पे जी, काम करती हुई नजर आती है बीजेपी कि भाई शुरुआत के 3 साल, साढ़े 3 साल आप विकास पे ध्यान दे दो, डबल इंजन की सरकार है और आखिरकार जो आम जनता तक पहुंचती है जो भी चीजें, वो जातीय समीकरण नहीं पहुंचती है वही विकास की लहर। और विकास की लहर से जनता खुश है तो आपको चुनाव में फिर से जिताएगी। लेकिन यही है कि भाई जो रणनीति इनकी रहेगी 3 साल, साढ़े 3 साल आप विकास पे काम कीजिए और आखिर के 1 साल, 1.5 साल में आप फिर से देखिए कि कैबिनेट का विस्तार कर लें, जातीय समीकरण को खुश कर लें, क्षेत्रीय समीकरण को खुश कर लें, एक आध डिप्टी सीएम बनाते हैं। जिस तरीके से आजकल उत्तर प्रदेश में भी ये तमाम चीजें चल रही है कि भैया अभी बिल्कुल, कैबिनेट का बिल्कुल, विस्तार बिल्कुल। किया जाएगा। अभी तक हमने विकास की खूब बात कर ली, लेकिन अब राजनीति की बात होगी, अब चुनाव की बात होगी और उसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। तो हो सकता है कि अभी शुरुआती दौर है और जैसा कि आप कह रहे थे कि भाई अभी हमें विकास पर ध्यान देने की जरूरत है और बिहार में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साफ-साफ दिखना चाहिए कि अगर बीजेपी के हाथ में बागडोर आई है, तो वो किस तरीके से एक बदला हुआ चेहरा जो बिहार में है वो दिखता है, बदला हुआ तरीका दिखता है, बदली हुई कार्यशैली दिखती है। ये चुनौती है बीजेपी के सामने में और वो चाहेगी कि इस चुनौती को अच्छे तरीके से वो स्वीकार करे और आगे बढ़े और विकास की राह में बीजेपी अपने दम पर कम से कम जो है जितना आगे ले जा सकती है, साथ में घटक दल तो है ही, तो उनका सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन बीजेपी किस तरीके से एक बदला हुआ परिवेश दिखाए, एक बदली हुई रणनीति दिखे, एक बदला हुआ विकास का एक तरीका दिखे, इसको लेकर के बीजेपी हर तरीके से कोशिश तो करती हुई नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो पुराने चेहरे ऐसे जो परफॉर्म नहीं कर पाए, पिछले अगर 4 महीने की बात करें, अगर उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, कोई मंत्रालय दिया गया था, वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि इस बार उनको भी किनारे लगा दिया जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए और निशांत कुमार के साथ के जो भी लोग हैं, कुछ लोग 2-3 लोगों को ये कयास लगाया जा रहा है कि उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा और इस तरीके से कुल मिलाकर के जैसा आपने भी कहा कि समावेश किया जाएगा, जोश का, होश का, युवा का, महिला का, सबका समावेश बिल्कुल, करके बिल्कुल। विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ाएं, उस तरीके से आगे बढ़ने वाली बात होगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक गौड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।